हेलो दोस्तों, अभी तक हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इतिहास। ठीक है, इतिहास के हम 4 लेक्चर और सिंधु घाटी सभ्यता के 3 लेक्चर हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता जो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन जब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी तो उससे पहले हम लोग क्या मानते थे कि सबसे पुरानी सभ्यता जो हमारी थी वैदिक सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और हम वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। ठीक है, देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता इस उल्टे क्रम में है, पहले शहरीय सभ्यता थी या फिर नगरीय सभ्यता थी, उसकी बाद जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें जो लोग रहते थे झोपड़ी में रहते थे और टूटे फूटे मकानों में रहते थे। जो छोटे मोटे मकान रहते थे, हम मिट्टी के मकान बनाते थे, उसमें रहते थे। तो सबसे पहले जो सभ्यता आई वो नगरीय सभ्यता थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आई वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में हम लास्ट वीडियो में बताए थे, लास्ट वीडियो के एकदम लास्ट में बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन लगभग 1700 के आसपास हो चुका। ठीक है, उसके बाद 200 वर्ष का गैप आया। ठीक है, 1600 और 1500। ठीक है, 200 वर्षों का गैप आया, तब जाके हम वैदिक सभ्यता की स्टार्ट हुई। ठीक है, वैदिक सभ्यता की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 600 के बीच में है। कब से कब तक है? 1500 से 600 के बीच में है। ठीक है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में जो काल आता है उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं या फिर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये वेद का मतलब क्या हुआ? वेद का मतलब होता है, ये वेद एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, देखिए तो वेद का शब्द संस्कृत से आया जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो वैदिक काल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम अब कैसे जाने कि किसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं और किसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं? देखिए, जिस काल से हमें ऋग वेद से हमें जानकारी मिले उसे ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो 3 हमारे वेद थे, हम जानते हैं हमारे कितने वेद थे? 4 वेद थे। ठीक है, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद से जो हमें जानकारी मिली हम वो उसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि जिस काल में हमें ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त हुई उसको हम ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और बाकी 3 वेदों से जब हमें जानकारी प्राप्त हुई उस काल को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके काल के अलग अलग की बात करें तो जो हमारा पूर्व वैदिक काल था वो 1500 से 1000 के बीसी के बीच में माना जाता है। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी के बीच में माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जिसकी जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हुई उस काल की अगर हम बात करें तो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये जो वैदिक शब्द आया, वैदिक शब्द आया कहाँ से? वैदिक शब्द आया वेद से। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अगर जो वैदिक सभ्यता थी, इसको वैदिक सभ्यता को बनाने वाले कौन थे, कौन आके यहाँ बसे तो वैदिक सभ्यता बसी, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसके निर्माता कौन थे? ठीक है, अगर वैदिक सभ्यता के निर्माता की बात करें आर्य। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अगर निर्माता की बात करें तो क्या है, कौन है वैदिक सभ्यता के निर्माता? आर्य हैं। आर्य एक संस्कृत वर्ड है। आर्य क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब बड़ा या उच्च। ठीक है, तो आर्य लोग थे जो निर्माता थे वैदिक सभ्यता के, वो कौन थे? आर्य लोग थे। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता में कौन लोग रहते थे ये हमारे इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो होता है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर,
ठीक है। मैक्स मूलर जी बताए थे कि जो आर्य लोग थे ये मध्य एशिया से आए थे। ये मध्य एशिया से गेस कैसे किए या फिर बताए क्यों? क्योंकि मध्य एशिया के जो लोग थे वो वैदिक काल की ही तरह रहन सहन था, वो भी झोपड़ झुग्गी रहते थे और वेदों की रचना से किसके संबंध में जानकारी रखते थे, वहाँ मध्य एशिया में भी और हमारे भारत में भी। इसलिए मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। तो अगर सबसे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या फिर हम लोग जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो बताए थे कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य लोग? मध्य एशिया आए थे। ठीक है। और उसके बाद की बात करें, थोड़ा विस्तृत जानकारी की अगर बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो बताए कि जो आर्य लोग थे वो आए थे आल्प्स पर्वत के क्षेत्र से। कहाँ आए थे? आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में आए थे, जो यूरेशिया में है। कहाँ पे है? यूरेशिया में है। तो अगर डॉक्टर संपूर्णानंद के अकॉर्डिंग हम बताएं कि जो आर्य लोग थे वो आल्प्स पर्वत क्षेत्र से आए थे। जो आल्प्स पर्वत कहाँ पे स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। ठीक है। और आगे बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने बताया कि आर्य लोग जो थे ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्कटिक से आए थे। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो हमारा जो उत्तरी ध्रुव पड़ता है यहाँ पे पड़ता है लगभग। ठीक है। तो आर्कटिक हमारा यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ये 2-3 बार बीपीएससी जैसे एग्जाम में आया था। बीपीएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे जो ये क्वेश्चन आया था कि बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अनुसार हम आर्कटिक प्रदेश को आर्य लोगों का प्रदेश को मानते थे। ठीक है। जो आर्य लोग थे ये बाल गंगाधर तिलक बताए कि ये लोग आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ठीक है। जो आर्य लोग थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। मैक्स मूलर बताए कि आर्य लोग मध्य एशिया के थे। डॉक्टर संपूर्णानंद बताए कि ये आल्प्स पर्वत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक बताए कि आर्कटिक प्रदेश या फिर उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। और बाकी जो दयानंद सरस्वती थे ये बताए थे कि आर्य लोग तिब्बत से आए। ठीक है। कहाँ से? तिब्बत से। तो वैदिक सभ्यता को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। पूर्व वैदिक काल, जिस काल की जानकारी हमें ऋग वेद से मिलती है उसको हम पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसका कार्यकाल 1500 से 1000 के बीच में है। और जिस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है हम उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसका कार्यकाल 1000 से 600 BC के बीच में माना जाता है। ठीक है। वैदिक शब्द का वेद से बना जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना हुआ जिसका अर्थ है ज्ञान, हम इसको बता चुके हैं। और इसके निर्माता की बात करें, जो आर्य सभ्यता थी, इस आर्य सभ्यता के निर्माता कौन थे? वो आर्य लोग थे। आर्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम होता है श्रेष्ठ। ठीक है। अगर वहाँ के जो वैदिक सभ्यता थी वहाँ के लोग कौन थे तो वो बताया कि ये लोग कौन थे? आर्य थे। आर्य का मतलब होता है कि श्रेष्ठ। ठीक है। अगर मूल निवास की बात करें वहाँ कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, जो आर्य लोग थे कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया कि आल्प्स पर्वत या फिर यूरेशिया के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक क्या बताया कि आर्कटिक प्रदेश के थे। आर्कटिक प्रदेश मतलब उत्तरी ध्रुव, ये हम आपको बता चुके हैं। दयानंद सरस्वती बताए कि जो आर्य लोग थे वो तिब्बत से आए थे, मतलब जो आर्य लोग के मूल निवास था वो तिब्बत था। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, अर्थात वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले। ठीक है। तो स्रोत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता वाले वीडियो में बता चुके हैं। और साहित्यिक स्रोत तो पुरातात्विक स्रोत मतलब जो ज़मीन से खोद कर या फिर किसी अभिलेख द्वारा या फिर किसी दीवारों में लिखा हुआ पाया जाए, किसी खंभे में लिखा हुआ पाया जाए, तब उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। या फिर अगर कहीं पर खुदाई चल रहा है वहाँ से कुछ हमारे शेष या फिर अवशेष या कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तब हम उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि हमें कहीं पे लिखित रूप से प्राप्त हुआ हो तब हम उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा वैदिक काल जो है ये साहित्यिक स्रोत है। ठीक है। क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत से तो ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि
वैदिक सभ्यता का पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिला। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत तो वैदिक सभ्यता कहाँ से मिला, तो हम बात करें बोगाज कोई अभिलेख। कहाँ से मिला, बोगाज कोई अभिलेख, जो कि मध्य एशिया में है। इसीलिए मैक्स मुलर बताए कि ये जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे, क्योंकि वो 1400 बीसी में 1400 बीसी का अभिलेख जो था बोगाज कोई का अभिलेख, जो मध्य एशिया में स्थित था। कहाँ पे है, मध्य एशिया में था। ठीक है, तो इसीलिए मैक्स मुलर क्या बताए कि जो आर्य लोग थे मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो बोगाज कोई हम आपको बता चुके, बोगाज कोई जो कि मध्य एशिया में है, 1400 बीसी का अभिलेख है। यह अभिलेख कब का है, 1400 मतलब कि 1500 बीसी में तो वैदिक सभ्यता आई और 1400 बीसी में उसके बारे में लिखा गया, मतलब 100 साल बाद उसके बारे में लिखा गया। कहाँ पर लिखा गया, बोगाज कोई अभिलेख में। ठीक है, हम आपको उस टाइम पे भी बताए थे जब क्या कहते हैं काल पढ़ा रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ये सब पढ़ा रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि हमारे तीन होते हैं प्रागैतिहासिक, एक आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक होता है जिसमें पुरातात्विक, केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। और जो हमारा आदि ऐतिहासिक होता है, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। और जो ऐतिहासिक काल होता है उसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, और जो हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं उसे हम पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, और अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में एक गौरिक मृदभांड था। क्या था, पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृदभांड था, जो कि एक पुरातात्विक स्रोत था। ठीक है, गौरिक मृदभांड पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, जो कि पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देता है। मृदभांड मिस होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है मृदभांड मिस, मिट्टी के बर्तन, गौरिक मिट्टी के बर्तन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि मृदभांड मिस क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मतलब एक बर्तन था, ये मिट्टी के बर्तन था जिसमें क्या कहते हैं चित्रित काफ़ी प्रकार के चित्र बने थे, चाहे वो किसी जानवर के थे या फिर किसी पुरुष के थे या फिर किसी भी चित्रकारी के थे। ठीक है, तो क्या बोला गया इसके, चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन थे जिसमें चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो उसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिली उससे। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड से हमें किसकी जानकारी मिली, उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो हम लोग जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दो चीज़ पढ़ चुके हैं। बता दिए कि पुरातात्विक स्रोत होता है और साहित्यिक स्रोत होता है। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम बताए बोगाज कोई का अभिलेख, जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आप स्टार लगा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से आया था, मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, तो बोगाज कोई अभिलेख अगर पूछा जाए कहाँ पे स्थित है, मध्य एशिया में। और किसकी जानकारी मिलती है हमें, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एक पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, और आगे बात करें साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी हमें 4 वेदों से मिलता है। 4 वेद हम आपको बता चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो हमारे साहित्यिक स्रोत थे ये हमें 4 वेदों से जानकारी मिलती है, जिनका नाम, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। हम एक एक करके इससे चारों वेद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, जैसे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र आता है, ठीक है, दशराज का युद्ध आता है, तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद काल में, सामवेद में पढ़ेंगे, यजुर्वेद का पढ़ेंगे और अथर्ववेद का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बता दिए। अब इसके आगे साहित्यिक स्रोत के बारे में बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। हम अभी तक देखे थे जानकारी के स्रोत में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताए। अब देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत के बारे में। किसके बारे में, साहित्यिक स्रोत। तो जो वैदिक सभ्यता के स्रोत थे वो ज़्यादातर साहित्यिक थे, जैसे कि ऋग्वेद से कुछ जानकारी मिले हमें, कुछ सामवेद से, कुछ यजुर्वेद से और कुछ अथर्ववेद से। तो जो वैदिक सभ्यता के स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे, वो कहाँ से मिले हमको, वेदों से मिले, 4 वेदों से। ठीक है, इसीलिए 4 वेदों से जानकारी ज़्यादातर प्राप्त हुई, इसीलिए हम इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम जानेंगे कि ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या होता है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना या फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा वेद है, ऋग्वेद।
ठीक है। तो प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। एग्जाम में अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि सबसे पुराना हमारा वेद कौन सा है, तब हम बताएंगे ऋग्वेद। हम इसी याद करने की ट्रिक जैसे हम याद किए हम उस तरह बताए हैं। ऋ से ऋषि होता है, ऋ से ऋषि होता है, और ऋषि जो होते हैं हमारे बूढ़े लोग होते हैं या फिर पुराने लोग होते हैं, इसीलिए सबसे प्राचीन, पुराने मतलब प्राचीन, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। बाकी अगर ट्रिक से नहीं याद हो पा रहा है आपको तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा होता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो संकलन करता है या फिर कौन बनाया इसको, तब हम कहेंगे उसको कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास। कौन बनाया? कृष्णद्वैपायन या फिर कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इनको हम वेद व्यास भी कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त, ठीक है। सूक्त मतलब मंत्र और मंडल मतलब अध्याय या फिर लेसन। जैसे हम लोग हिस्ट्री इतिहास में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं अध्याय, एक एक अध्याय करके, तब उसी को क्या कहते हैं? मंडल, ठीक है। मंडल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अध्याय। तो मतलब 10 अध्याय हमारे हैं और 128 मंत्र हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 मंत्र हैं या फिर सूक्त हैं, ठीक है। और पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। जब हम ऋग्वेद को बनाया गया तब हम 2 से लेके 9 तक बनाया गया। कितना? 2 से लेके 9 तक मंडल बनाया गया। पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, ठीक है। अगर हम 10 मंडल में से बात करें तो जो 4 मंडल हमारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसा तृतीय मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ठीक है। तृतीय मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? तृतीय मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र आप लोग अगर जानते हो तो वही गायत्री मंत्र कहाँ पे लिखा हुआ है? तृतीय मंडल में। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र को लिखा किसने? विश्वामित्र ने। कौन लिखा? विश्वामित्र ने, ठीक है। और 7वां मंडल की अगर हम बात करें तो 7वां मंडल में 10 राज युद्ध, मतलब एक राजा थे जिन्होंने 10 राजाओं के साथ रावी नदी किनारे युद्ध लड़ा था, ठीक है। उसी को हम कहते हैं, उसे देखो रावी नदी को पुरोषणी नदी कहा जाता है। कहीं कहीं पे ये भी पूछा जाता है कि पुरोषणी जो 10 राज युद्ध हुआ था वो पुरोषणी नदी किनारे हुआ। पुरोषणी नदी मतलब रावी नदी, ठीक है। तो जो 7वां मंडल इसलिए फेमस है कि उसमें 10 राज युद्ध के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। जो 9वां मंडल है इसमें हम सोम देवता अर्थात वनस्पतियों के देवता, सोम देवता किसको कहते हैं? वनस्पतियों के देवता को कहते हैं, ठीक है, सोम देवता। जो 9 मंडल है हमारा सोम देवता के बारे में लिखा गया है या फिर सोम देवता के लिए इसमें जो भी मंत्र लिखे गए हैं किसके लिए लिखे गए हैं? सोम देवता के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। ये बस सबसे बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल जिसको कहते हैं हम वर्ण व्यवस्था। हम लोग जानते हैं वर्ण व्यवस्था मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारा 10वें मंडल में जोड़ा गया, ठीक है, जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था किसमें है? 10वें मंडल में है, ठीक है। अगर हम इसका क्विक रिवीजन करें तो ऋग्वेद के में सबसे प्राचीन वेद है, जो इसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इसमें 10 मंडल 1028 मंत्र हैं, ठीक है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, पहले 8 जोड़े गए, उसके बाद 2 बाद में जोड़े गए, जो पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया, ठीक है। और 10 मंडल में से 4 मंडल हमारे प्रसिद्ध हैं। तृतीय मंडल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का किया। गायत्री मंत्र कौन दिया? एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से या फिर किसने लिखा। गायत्री मंत्र अगर पूछा जाए तो ये कहा जाए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है और इसके जो रचयिता थे उन कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। तो 7वां मंडल 10 राज युद्ध के बारे में लिखा गया है। 9 मंडल हमारे वनस्पतियों के देवता या फिर स्वयं देवता के लिए सभी मंत्र यूज किए गए हैं और 10वां वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरे वेद की तरफ जिसका नाम है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। सामवेद संगीत का वेद, इसी में हम जो हमारे ये 7 स्वरों सा रे गा मा पा दा नी सा, ये जो है ये सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया? सामवेद में, ठीक है। तो जो संगीत का वेद अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संगीत का वेद किसे कहते हैं, तब हम कहेंगे सामवेद। संगीत का वेद किसको कहते हैं? सामवेद को, ठीक है। और 7 स्वरों का सर्वप्रथम उपयोग
ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि 7 स्वरों का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पे किया गया। तो 7 स्वरों का सबसे पहले उपयोग हम सामवेद में किया गया। ठीक है, तो सामवेद का संगीत का जनक कहा जाता है। जो हम लोग संगीत सुनते हैं, जो भी हमारे आज तक संगीत हुए हैं, ठीक है, जितने भी म्यूजिक हैं वो सामवेद के द्वारा ही मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सामवेद है वो संगीत का जनक माना जाता है। अगर संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, एग्जाम में पूछा जाए कि संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है, तो हम लोग कहेंगे सामवेद। ठीक है, सामवेद में सबसे पहले हमारे 7 स्वरों का उपयोग किया गया। हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि 7 स्वरों का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया जाए, और सामवेद संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को। ठीक है, और तीसरा वो आता है, तीसरा जो है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, अच्छा, या से यज्ञ होता है और या से यजुर्वेद भी बनता है। ठीक है, इसलिए हम याद कर सकते हैं जो यज्ञ विधियों का वर्णन है, जिस वेद में यज्ञ यज्ञ को संपूर्ण कराने में की विधियां जिसमें लिखी गई हैं, वो हमारा यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, और यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते थे हिंदी में, एक पार्ट था गद्य, एक पार्ट था पद्य। ठीक है, तो जो हमारा यजुर्वेद था ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था, और उसमें क्या लिखा गया था, यज्ञ को संपूर्ण कराने की विधियां। ठीक है, यज्ञ को संपूर्ण कराने, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, यज्ञ को संपूर्ण कराने की विधियों किस वेद में पाया जाता है, तब कहेंगे हम लोग यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद को गद्य पद्य दोनों में पाया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चौथा आता है अथर्ववेद। क्या आता है चौथा, अथर्ववेद। चारों वेद जरूर याद कर लीजिएगा, और इस जैसे हम लिखे चले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, तो चौथा क्या है हमारा है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या लिखा गया है, जादू टोना। जैसे क्या कहते हैं, अथर्ववेद में लिखा गया है जादू और टोना के बारे में बताया गया है। जादू टोना के बारे में बताया गया है, वशीकरण, आपका किसी को अपने बस में करने के उपाय बताया गया है, वशीकरण। ठीक है, और शादी के बारे में बताया गया है, मृत्यु के बारे में बताया गया है कि आदमी की मृत्यु कब होती है, क्यों होती है, रोग के बारे में बताया गया। ठीक है, जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में बताया गया। क्या क्या चीज़ बताया गया है अथर्ववेद में, जादू टोना, वशीकरण, शादी, मृत्यु, रोग। ठीक है, इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। जो हमारा अथर्ववेद है इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मवेद, और कहीं कहीं पे ये लिखा है श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्या लिखा जाता है, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ वेद, या फिर श्रेष्ठ मतलब बड़ा। ठीक है, बड़ा वेद। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, हम आपको बता चुके। सबसे बाद का जो वेद है, जो सबसे बाद में वेद आया, वो हमारा था क्या, अथर्ववेद। इसका मतलब अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि सबसे नया वेद कौन सा था, तो हम कहेंगे अथर्ववेद। जैसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, हमारा ऋग्वेद। ठीक है, वैसे अगर हम इस तरह याद कर लेते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो अगर हम एक एक करके याद करेंगे या फिर आगे पीछे करके याद करें, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो सबसे पहले ऋग्वेद आया, इसका मतलब ये सबसे पुराना है, और सबसे बाद में अथर्ववेद आया, इसका मतलब ये सबसे नया है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम कुछ आज बेसिक जानकारी जाने कि इसका काल क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, और इसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले, इसकी जानकारियाँ के स्रोत कौन कौन से थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ज़्यादातर साहित्यिक स्रोत हैं, क्योंकि सारी वैदिक सभ्यता की सारी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हमें, वेदों से। हमारे 4 वेदों से प्राप्त हुई, जिसका नाम है क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आइए आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कि ऋग्वेद में उद्देता, उपवेद, उपनिषद और आरण्यक कौन कौन हैं। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में उद्देता किसको कहते हैं, उद्देता उसको कहते हैं कि जो गाने, किसी भी वेद को गाने या पढ़ने के लिए जो लोग होते हैं उनको कहते हैं उद्देता कहते हैं। ठीक है, उद्देता मतलब क्या होता है कि वेदों को गाने या फिर पढ़ने वाले लोग को क्या कहते हैं, उद्देता कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले लोग को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ठीक है, सामवेद के पढ़ने वाले लोग क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले लोग को क्या कहते हैं, अथर्वयुग कहते हैं, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ाए थे कि अथर्ववेद को ब्रह्मयुग भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के उपवेद कौन है, आयुर्वेद। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है, तो हम कहेंगे कि
ऋग्वेद का, ठीक है, ये वेदों के नाम है वेद, ठीक है। तो ये हम एक लिस्ट टाइप का है, हम इस पर काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ से जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के उद्देता कौन है? होत्र कहलाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के उद्देता को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद के अथर्वयु और अथर्ववेद को ब्रह्मा, ठीक है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, देखिए धनुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद का शिल्प वेद, ठीक है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? शिल्प वेद, ठीक है। देखो जो शिल्प वेद है, ठीक है, ये उपवेद है एक प्रकार का, और किसका है? ये अथर्ववेद का। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है तो हम लोग कहेंगे शिल्प वेद, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि शिल्प वेद जो उपवेद है ये किस वेद से है तो हम कहेंगे अथर्ववेद से, ठीक है। उपनिषद कि इसके उपनिषद कौन है? ठीक है। ऋग्वेद के कौस्तकी एतरे, कौन? कौस्तकी एतरे, ठीक है, ऋग्वेद के। और सामवेद के केन छांदोग्य, क्या कहते हैं? छांदोग्य, ठीक है, केन छांदोग्य। और यजुर्वेद के तैत्तिरीय और मैत्रेयी, ठीक है। अथर्ववेद के कौन है? मंडूक के प्रश्न मुंडक, ठीक है, मंडूक के प्रश्न मुंडक, ठीक है। अच्छा, अगर आण्डक क्या होता है, आण्डक के बारे में जानकारी करें कि ऋग्वेद के आण्डक जो हैं कौस्तकी एतरे। अच्छा, आण्डक क्या होता है? देखो जंगलों में आण्डक मतलब ये एक प्रकार जंगल होता है, जंगल का परिवाची आण्डक होता है, आप लोग अगर जानते हो तो। आण्डक मीन्स होता है कि जंगलों में रह के, ठीक है, वेदों को पढ़ना या फिर वेदों को लिखना, क्या कहलाता है? आण्डक, ठीक है। तो ऋग्वेद को कौस्तकी एतरे, सामवेद को जैमिनीय छांदोग्य, ठीक है। यजुर्वेद को तैत्तिरीय शतपथ, क्या कहते हैं? तैत्तिरीय शतपथ। और अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? कोई आण्डक नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद को कौन पूछा जाए कि अथर्ववेद के आण्डक कौन है तो कोई आण्डक नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद का कौस्तकी एतरे आण्डक हैं, ठीक है। और सामवेद का कौन है? जैमिनीय छांदोग्य हैं, ठीक है। यजुर्वेद के जो आण्डक हैं कौन है? तैत्तिरीय शतपथ हैं। और अथर्ववेद का क्या है? कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे एक बेसिक जानकारी हुई। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो आज हम वैदिक सभ्यता के कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानकारी, जैसे कि उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड किए, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद हम इसके काल की बात किए, और इसके निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे, ठीक है। आर्य मतलब होता श्रेष्ठ। ये सब सारी जानकारी आज हम बेसिक जानकारियाँ हम आज जानने की कोशिश की। जब हम आगे वीडियो लेके आएंगे तो आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे पूर्व वैदिक काल है तो इसमें जितने भी टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। किसमें? पूर्व वैदिक काल में। और फिर उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसका है जो हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे, जिसका कार्यकाल 1000 से 600 के बीच में है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम एक बेसिक जानकारी आप लोगों को दिए, लेकिन इसके लिए हम अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। उत्तर वैदिक काल का अलग, पूर्व वैदिक काल का अलग, ठीक है। तो आज हम बेसिक जानकारी यहाँ तक बताए। अगर आप लोग को ये हमारा वैदिक सभ्यता का पहला लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।